सभी को नमस्कार, सभी को राम राम। बांसवाड़ा संभाग अपने शुरू कर रखा है, जिसमें बांसवाड़ा जिला हमने पढ़ लिया था। और आज अपने बांसवाड़ा संभाग के प्रतापगढ़ जिले के बारे में शुरू करेंगे, जो कि अपने राजस्थान का 33वां जिला था। 2008 में बना था। उसी जिले के अंदर अपने आज इस क्लास में चर्चा करने वाले हैं। तो सबसे पहले ये प्रतापगढ़ का अपने मानचित्र देख लेते हैं। यहाँ पर सबसे मेन अपना जिला मुख्यालय आ जाएगा, मेन प्रतापगढ़, जो लगभग एमपी की बॉर्डर पर आता है। मेन प्रतापगढ़ शहर जो है, प्रतापगढ़ के उत्तर में इसकी एक तहसील पड़ती है, छोटी सादड़ी। छोटी सादड़ी तहसील। और जस्ट इसके पास में यहाँ पर तहसील है दरियावाद, या धारियावाद भी कह सकते हैं। तहसील प्रतापगढ़ की है। और प्रतापगढ़ के दक्षिण में यहाँ पर तहसील पड़ती है सुहागपुर। सुहागपुर या सुहागपुरा तहसील है। और सुहागपुरा के दक्षिण में अगर बात करें तो यहाँ पर पीपल खूंट तहसील है। और पीपल खूंट के जस्ट पास में यहाँ पर दलोट है। और दलोट के उत्तर में जो तहसील पड़ती है वो अरनौद है। अरनौद, ये प्रतापगढ़ जिले के मुख्य तहसीलों के नाम है ना। और मेरे हिसाब से तो अगर दो तीन नाम छोड़ दें तो बाकी सारे शहर अपने एग्जाम के लिए उपयोगी है। चाहे वो प्रतापगढ़ है, छोटी सादड़ी है, दरियावाद है, अरनौद है ना, पीपल खूंट है, सबके नाम जीके में खूब आते हैं। तो ये प्रतापगढ़ के मुख्य शहरों के नाम है, मुख्य तहसीलों के नाम है। आइए अपने इनके बारे में जो मेन मेन चीजें वो देख लेते हैं। सबसे पहले अपने प्रतापगढ़ की बात कर लेते हैं। तो एक तो भाई प्रतापगढ़ का उपनाम, इसको अपने राजस्थान की राधा नगरी कहा जाता है। राजस्थान की राधा नगरी। और थेवा कला के लिए कौन सा जिला प्रसिद्ध है? तो वो प्रतापगढ़ ही प्रसिद्ध है। और अपने राजस्थान में हीरे की जो खान है वो प्रतापगढ़ में ही है। नाम है मानपुरा केसरपुरा। मानपुरा केसरपुरा। जो हीरे की प्रसिद्ध खान है वो प्रतापगढ़ जिले के अंदर है, जो हीरे की सबसे फेमस खान मानी जाती है। ठीक है, मानपुरा केसरपुरा ये प्रतापगढ़ के अंदर ही है। इसके अलावा अगर अपने अरनौद की बात करें तो जीके में और खासकर अपने कला संस्कृति में अरनौद के अंदर एक मंदिर पढ़ते हैं, गौतमेश्वर का मंदिर। तो गौतमेश्वर जो मंदिर है, गौतमेश्वर मंदिर, ये प्रतापगढ़ में कहां पर है? तो ये अरनौद के अंदर ही है। और जो अरनौद है ना, इसी अरनौद को कांठल प्रदेश का हरिद्वार भी कहा जाता है। कांठल यानी कि प्रतापगढ़, कांठल का हरिद्वार किसको कहा जाता है? इसी अरनौद तहसील को कहा जाता है। उसके अलावा अगर सुहागपुर की बात करें तो यहाँ पर ना एक दुर्ग का नाम आता है, याद रखिएगा। प्रतापगढ़ जिले में एक ऐतिहासिक दुर्ग है जो प्रतापगढ़ की सुहागपुरा तहसील में है। और यहाँ पर जो दुर्ग है उसका नाम है जानागढ़ दुर्ग। जानागढ़ दुर्ग। जो जूनागढ़ दुर्ग है वो बीकानेर में है, और जानागढ़ दुर्ग ये प्रतापगढ़ में है। प्रतापगढ़ की सुहागपुरा तहसील में ये दुर्ग पड़ता है। दरियावाद, धारियावाद की अगर अपनी बात करें तो एक तो दारियावाद जो है ना, यही इसी तहसील में जाखम बांध स्थित है। जाखम बांध। तो अपने ये लिख सकते हैं कि जाखम बांध परियोजना का संबंध प्रतापगढ़ की कौन सी तहसील से? तो दारियावाद तहसील से है। और यहीं पर स्वामी नारायण जो संप्रदाय है, इनका जो मेन मंदिर है वो प्रतापगढ़ की दरियावाद तहसील में है। स्वामी नारायण संप्रदाय का जो मेन मंदिर है वो प्रतापगढ़ की दरियावाद तहसील में है। छोटी सादड़ी तहसील की बात करें तो यहाँ पर तो एक ऐतिहासिक भंवर माता जी का ऐतिहासिक मंदिर बना हुआ है। और जिस पहाड़ी पर भंवर माता जी का मंदिर है उसी पहाड़ी से
जाखम नदी का उद्गम भी होता है। जाखम नदी का जो उद्गम है छोटी सादड़ी से निकलकर प्रतापगढ़ होते हुए दरियावाद में आती है। दरियावाद के अंदर इसके ऊपर जाखम बांध है, जिसको अपने जाखम बांध परियोजना के नाम से जानते हैं। और ये जो छोटी सादड़ी है ना, इसी को याद रखना प्रतापगढ़ या कांठल प्रदेश की स्वर्ण नगरी कहा जाता है। प्रतापगढ़ का हरिद्वार अरनोद है और प्रतापगढ़ की स्वर्ण नगरी छोटी सादड़ी है। तो ये प्रतापगढ़ जिले के मुख्य शहरों के अंदर मेन फैक्ट है जो अपने को मानचित्र के अंदर ये चीजें याद करनी है। अब अपने प्रतापगढ़ जिले की जो डिटेल है वो शुरू करते हैं, देखिएगा। ठीक है, ये प्रतापगढ़ के सारे मेन शहर हो जाएंगे। चलो अपने इसको डिटेल में शुरू करते हैं। सबसे पहले अपने पढ़ते हैं प्रतापगढ़ जिले का जो सामान्य परिचय है। सामान्य परिचय में अपने क्या क्या चीजें इसमें याद कर सकते हैं, देखिएगा। सबसे पहले अपने बात करते हैं प्रतापगढ़ के जो प्राचीन नाम है कि कौन से प्राचीन नामों से प्रतापगढ़ वाले भूभाग को जाना जाता था। तो प्रतापगढ़ को प्राचीन काल में कांठल प्रदेश, देवल प्रदेश या देवलिया के नाम से जाना जाता था। ये प्रतापगढ़ के प्राचीन नाम है। और कांठल, देवल, देवलिया की गंगा अपने माही नदी को बोलते हैं। तो ये प्रतापगढ़ के प्राचीन नामों के आधार पर माही नदी के उपनाम आते हैं। और अगर प्रतापगढ़ को कोई उपनाम देना पड़े तो भाई इसको राधा नगरी बोलते हैं। राजस्थान की राधा नगरी किसको कहा जाता है? प्रतापगढ़ को कहा जाता है राजस्थान की राधा नगरी। और प्रतापगढ़ के संस्थापक, प्रतापगढ़ के संस्थापक माने जाते हैं यहाँ के शासक गोहिल वंश के हैं। वैसे तो ये महारावल प्रताप सिंह है ना। जयपुर पर भी सॉरी मेवाड़ और मेवाड़ के आसपास वाले भागों में लगभग गोहिल वंश का ही राज था, तो ये भी गोहिल वंश का ही राजा था। और प्रतापगढ़ का जो आरजे नंबर है, प्रतापगढ़ का जो आरजे नंबर है वो आरजे 35 है। और प्रतापगढ़ जिले का जो शुभंकर है, अच्छा बांसवाड़ा जिले का शुभंकर क्या था ये अगर याद हो तो? जलपीपी था। तो प्रतापगढ़ का जो शुभंकर है वो उड़न गिलहरी है। उड़न गिलहरी, या इसी को यहां स्थानीय भाषा में बोलते हैं मशोवा, या इसी का वैज्ञानिक नाम है रेड फ्लाइंग सक्वीरल पेटोरिस्टा। ये उड़न गिलहरी का वैज्ञानिक नाम है जो सीता माता अभयारण्य के अंदर पाई जाती है। रेड फ्लाइंग सक्वीरल, रेड फ्लाइंग सक्वीरल पेटोरिस्टा एलबी वेंड्रा, एलबी वेंड्रा, ये उड़न गिलहरी का वैज्ञानिक नाम है। और ये किस जिले का शुभंकर है? तो ये प्रतापगढ़ जिले का शुभंकर है। इसी को स्थानीय भाषा में मशोवा कहा जाता है। और प्रतापगढ़ के जो संस्थापक है वो गोहिल वंश के राजा महारावल प्रताप सिंह है। और प्रतापगढ़ का जो आरजे नंबर है वो आरजे 35 है। ठीक है, ये सामान्य सी बातें हैं। चलो अब देखो मेन चीज अपने देखते हैं कि जो ये प्रतापगढ़ जिला था, लगभग अपने सारे जानते हैं ये हमारा 33वां जिला था। 2008 को बना था। 26 जनवरी 2008 को जिसने अपना कार्य करना 1 अप्रैल 2008 से शुरू किया था। इसके लिए वसुंधरा राजे सिंधिया की सरकार में इसका गठन किया गया था। एक समिति का भी गठन हुआ था। उसी की सिफारिश पर प्रतापगढ़ हमारा नया जिला बनाया गया था। 3 जिलों से ये अलग हुआ था। बांसवाड़ा, चित्तौड़गढ़, उदयपुर से अलग करके प्रतापगढ़ जिले का जो है वो गठन किया गया था। तो उनके अंदर भी 2-4 बातें हैं वो अपने पढ़ लेते हैं। जैसे देखो
प्रतापगढ़ जिले का गठन कब हुआ, कैसे हुआ, किस समिति की सिफारिश पर हुआ, वो सारी चीज अपनी शुरू कर लेते हैं। एक तो याद रखो, इस जिले का गठन जो है वो किसके सरकार में हुआ, तो उस समय अपने जो मुख्यमंत्री थी वो कौन थी, वसुंधरा राजे सिंधिया। और इसके लिए एक समिति बनाई गई थी, या आपने इसको कमेटी कह सकते हैं, समिति या जो कमेटी बनी थी, कमेटी जो बनी थी जिसकी सिफारिश पर प्रतापगढ़ जिले का गठन किया गया था, उस कमेटी का नाम था परमेश चंद्र कमेटी। और इसी कमेटी की सिफारिश पर प्रतापगढ़ जिले का गठन कर दिया था 26 जनवरी 2008 को। ये प्रतापगढ़ जिले का गठन कब किया गया, 26 जनवरी 2008 को। और ये प्रतापगढ़ क्रमानुसार हमारा कौन सा जिला बना था, 33वां जिला बना था। और इसने अपना कार्य करना प्रारंभ किया था स्वतंत्र रूप से 1 अप्रैल 2008 को। और जब प्रतापगढ़ जिले का गठन हुआ था तो उस समय प्रतापगढ़ को किस संभाग में रखा गया था, उदयपुर संभाग में। लेकिन वर्तमान में जो प्रतापगढ़ है वो किस संभाग में आता है, बांसवाड़ा संभाग में आता है ना। 7 अगस्त 2023 जब 3 नए संभाग बने तो उसी में प्रतापगढ़ को बांसवाड़ा संभाग में ऐड कर दिया गया। 7 अगस्त 2023 से पहले प्रतापगढ़ किस संभाग का जिला था, तो ये उदयपुर संभाग का जिला था। और इसी प्रकार से प्रतापगढ़ जिले का जो गठन है वो कौन कौन से जिलों से अलग करके इसका गठन किया गया था, तो ये प्रतापगढ़ जो जिला हुआ था ये 3 जिलों से अलग होकर हमारा नया जिला बना था। एक तो चित्तौड़गढ़, एक उदयपुर और एक बांसवाड़ा। 3 जिलों से ये अलग होकर हमारा नया जिला बना था। कौन से 3 नए जिले, चित्तौड़गढ़, उदयपुर, बांसवाड़ा। इससे अलग करके अपने को प्रतापगढ़ को नया जिला बनाया गया था। जो ये चित्तौड़गढ़ जिला है इसे 3 तहसीलें ली गई थी, चित्तौड़गढ़ से 3 तहसीलें ली गई थी। एक तो जो छोटी सादड़ी तहसील है, एक जो मेन प्रतापगढ़ तहसील है, और एक जो अरनोद है। जो अरनोद है ये प्रताप चित्तौड़गढ़ से ली गई थी। ठीक है, चित्तौड़गढ़ से 3 तहसीलें ली गई थी। उदयपुर की बात करें तो उदयपुर से जो दरियावाद या जो धारियावाद तहसील है, धारियावाद जहां पर अपने जाखम बांध है वो उदयपुर से ली गई थी। और बांसवाड़ा से पिपलखुंड जो तहसील है वो ली गई थी। कौन सी, पिपलखुंड। जो पिपलखुंड तहसील है वो बांसवाड़ा से ली गई थी। यानी कि कुल मिलाकर सर्वप्रथम प्रतापगढ़ में 5 तहसीलों को मिलाकर प्रतापगढ़ जिले का गठन किया गया था, जिसमें से 3 चित्तौड़गढ़ में और एक उदयपुर बांसवाड़ा से ली गई थी। इस प्रकार से हमारे प्रतापगढ़ जिले का गठन 33वें जिले के रूप में प्रतापगढ़ जिले का गठन किया गया था। ठीक है, और इसने स्वतंत्र रूप से अपना कार्य करना कब शुरू किया था, 1 अप्रैल 2008 को इसने कार्य करना शुरू किया था। कमेटी का नाम जरूर याद रखिएगा, परमेश चंद्र कमेटी है। इसी की सिफारिश पर प्रतापगढ़ जिले का जो है वो गठन किया गया था। इसके अलावा अगर अपने बात करें कि प्रतापगढ़ जिले का सर्वप्रथम जो इतिहास मिलता है हमें लिखित, वो किसके द्वारा लिखा गया है, तो प्रतापगढ़ जिले का जो पूरा इतिहास है वो सर्वप्रथम किसके द्वारा लिखा गया, तो याद रखना पंडित गौरी शंकर हीराचंद ओझा जी के द्वारा प्रतापगढ़ का सर्वप्रथम क्रमबद्ध रूप में इतिहास लिखा मिलता है। और प्रतापगढ़ का इतिहास पहली बार लिखने का श्रेय किनको जाता है, तो पंडित गौरीशंकर हीराचंद ओझा जी को जाता है, जिन्होंने प्रतापगढ़ का सर्वप्रथम इतिहास लिखा था। तो ये प्रतापगढ़ जिले के गठन के बारे में है।
उसके बाद अपने बात करें कि प्रतापगढ़ जिले में कौन कौन सी तहसीलें हैं। तो भी जब गठन हुआ था उसमें तो इसमें 5 तहसीलें थी, बाद में 2 और बना दी गई। जैसे प्रतापगढ़ की जो मुख्य तहसीलें उनकी अगर अपनी बात करें तो प्रतापगढ़ की तहसीलों के नाम है प्रतापगढ़, छोटी सादड़ी, आरनौद, धारियावाद और एक बांसवाड़ा से ली गई थी। पीपलखूंट, धारियावाद उदयपुर से ली गई थी। तो ये तो सर्वप्रथम 2008 में इसमें ये 5 तहसीलें जो है मिलाई गई थी। उसके बाद 2 तहसीलें और बनाई गई थी। एक तो बनाई गई थी दलोट और एक तहसील बना दी सुहागपुरा या सुहागपुर। तो ये प्रतापगढ़ जिले की वर्तमान की तहसीलों के नाम है। उसके बाद अपने बात करें कि प्रतापगढ़ जिले की जो स्थलीय सीमा है वो किस प्रकार की है। तो भी पहली बात कि हमारा जो प्रतापगढ़ जिला है वो एक सीमावर्ती जिला है, यानी कि बाहर वाली बाउंड्री पर आता है। इसका मतलब है इसका कोई ना कोई पड़ोसी राज्य या पड़ोसी देश जरूर होगा। अब जिधर ये प्रतापगढ़ जिला उधर वाली साइड में कोई पड़ोसी देश तो होने से रहा, इसका मतलब इसका कोई पड़ोसी राज्य जरूर होगा, सीमावर्ती है। तो इसका मतलब है कि प्रतापगढ़ जो जिला है ये अंतर्राज्यीय सीमा भी स्पर्श करता है, अंतर्राज्यीय सीमा स्पर्श करता है। और अंतर्राज्यीय सीमा ये किस राज्य के साथ में साझा करता है, तो ये मध्य प्रदेश के साथ में अपनी अंतर्राज्यीय सीमा साझा करता है। यानी कि इसका जो पड़ोसी राज्य है वो कौन सा है, मध्य प्रदेश। इसके अलावा भाई कोई भी जिला होगा तो स्वाभाविक सी बात है उसके पड़ोसी जिले तो होंगे ही होंगे। 50 जिले हैं, 50 के 50 कोई ना कोई किसी का कोई ना कोई पड़ोसी जिला है। तो प्रतापगढ़ जिले भी पड़ोसी जिले होंगे। अब प्रतापगढ़ के अगर अपने पड़ोसी जिलों की बात करें तो जैसे ये प्रतापगढ़ जिला चित्तौड़गढ़, सलूंबर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा है ना। अगर नक्शे के हिसाब से चला जाए तो प्रतापगढ़ के ठीक उत्तर में चित्तौड़गढ़ हो गया। जैसे उदयपुर को टच करता था वो एरिया अब सलूंबर जिले का हो गया। उसके अलावा डूंगरपुर जिले की सीमा को स्पर्श करता है और ये बांसवाड़ा जिले की सीमा को स्पर्श करता है। तो ये इसके 4 पड़ोसी जिले हो जाएंगे, है ना। चित्तौड़गढ़, सलूंबर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा और एक इसका पड़ोसी राज्य एमपी हो जाएगा। और अपने राजस्थान के साथ में सबसे लंबी अंतर्राज्यीय सीमा एमपी की तो लगती है 1600 किलोमीटर। तो ये प्रतापगढ़ जिले का बड़ा आसान सा एक सामान्य सा परिचय है, लगभग अपने बातें जानते हैं। तो अब अपने प्रतापगढ़ जिले के जीके के जो फैक्ट है वो अपने शुरू करते हैं। देखिए सबसे पहले अपने प्रतापगढ़ जिले की जियोग्राफी के जो फैक्ट है वो अपने कवर कर लेते हैं। यानी कि प्रतापगढ़ जिले का जो भूगोल है, जियोग्राफी के जो फैक्ट है वो अपने पढ़ लेते हैं। सबसे पहले अपने बात करते हैं प्रतापगढ़ जिले की जलवायु को लेकर जो फैक्ट बनते हैं कि प्रतापगढ़ में किस प्रकार की जलवायु है। तो वही अपने को 4 चीजें पढ़नी है। एक तो जो प्रतापगढ़ है ये भारतीय मौसम विभाग के अनुसार भारतीय मौसम विभाग के अनुसार जलवायु कैसी है। एक कोपेन के वर्गीकरण के अनुसार, फॉरेनवेट के वर्गीकरण के अनुसार और ट्री वार्ता के वर्गीकरण के अनुसार प्रतापगढ़ जिले की जलवायु किस प्रकार की जलवायु है। तो सामान्यतः अगर देखा जाए तो ये प्रतापगढ़ जो जिला है ना ये सामान्यतः अति आर्द्र जलवायु प्रदेश में आता है। प्रतापगढ़ का जो अधिकांश भाग है तो ज्यादा इसमें प्राथमिकता अति आर्द्र को मिलेगी कि प्रतापगढ़ की जलवायु कैसी है। तो प्रतापगढ़ की अति आर्द्र जलवायु है। अति आर्द्र होगी तो ये सारे भी अति आर्द्र को ही देंगे। ओपेन AW हो गया सबसे लास्ट वाला, ज्यादा बारिश वाला। हॉर्नवेट में CAW बन गया, त्रिवार्था में BAW बन गया, क्योंकि ये किसका है, अति आर्द्र जलवायु का जिला है।
तो प्रतापगढ़ में पाई जाने वाली जलवायु किस प्रकार की है? अति आर्द्र प्रकार की जलवायु है, और कोई जलवायु में इफेक्ट प्रतापगढ़ में बनता नहीं। उसके बाद अगर अपने बात करें मिट्टी की, कि यहाँ पर किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है, तो हमने पढ़ा था कि जो दक्षिणी राजस्थान का भूभाग है ना, वहां पर लाल काली, लाल लोमी मिट्टी ये मिलेगी हमें। तो स्वाभाविक सी बात है कि यहां पर भी, प्रतापगढ़ के अंदर भी हमें लाल काली मिट्टी का विस्तार मिलेगा। और मिट्टियों में मैंने आपको याद करवाया था कि जहां जहां पर लाल काली है वहां वहां पर लाल लोमी है ना, और दोनों दक्षिणी राजस्थान में पाई जाती है। तो इस मिट्टी का विस्तार यहाँ पर भी मिलेगा। अगर हम बात करें वैज्ञानिकी वर्गीकरण की, कि वैज्ञानिकी वर्गीकरण के अनुसार यहाँ पर किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है, तो भी मेवाड़ के आसपास में, तो आपको याद करवाया था ना, इनसेप्टी सॉइल है। तो ये भी तो मेवाड़ का ही एरिया है, उदयपुर संभाग, उदयपुर के आसपास वाला एरिया है। तो यहाँ पर भी कौन सी मिट्टी मिलेगी? इनसेप्टी सॉइल मिलेगी। और वैसे दक्षिणी राजस्थान का भूभाग है, वहां पर लाल मिट्टी तो है, तो यहाँ पर भी लाल मिट्टी है। जहां जहां पर लाल काली है वहां वहां पर लाल लोमी है। और वैज्ञानिक वर्गीकरण की बात करें तो यहाँ पर इनसेप्टी सॉइल है। तो ये मिट्टी के प्रकार होगी। उसके बाद अगर हम प्रतापगढ़ जिले में कृषि के जो मेन फैक्ट है उसमें अगर अपने इसमें चर्चा करें, तो याद रखना वर्तमान में जो प्रतापगढ़ जिला है ना, ये एक तो मसूर उत्पादन में और एक अलसी उत्पादन में, वर्तमान के आंकड़ों के अंदर प्रतापगढ़ जिले का राज्य में प्रथम स्थान है। किसमें? मसूर और अलसी में। दो फसलें हैं जो ज्यादा अब की बार प्रतापगढ़ में हुई है। इसके अलावा जैसे अगर अपने अफीम की बात करें, तो हालांकि वर्तमान में अफीम उत्पादन में प्रथम स्थान पर चित्तौड़गढ़ है, लेकिन चित्तौड़गढ़ के बाद अगर किसी का दूसरा स्थान है तो वो प्रतापगढ़ का है। तो अपने ये कह सकते हैं कि प्रतापगढ़ अफीम उत्पादन में भी आज एक अग्रणी स्थान पर बना हुआ है। लेकिन सबसे ज्यादा अफीम का उत्पादन कहाँ होता है? चित्तौड़गढ़ में होता है। हाँ, चित्तौड़गढ़ के बाद में अगर बात करें तो चित्तौड़गढ़ के बाद भाई इसी प्रतापगढ़ का ही नाम आता है। तो ये कृषि के मेन फैक्ट हो जाएंगे। इसके अलावा अन्य जैसे अगर अपने बात करें कृषि के अलावा, कि प्रतापगढ़ जो जिला है वहां का जो मुख्य है, हाँ, खनिज का एक ही फैक्ट है, वो अपने अभी जोड़ लेते हैं। खनिज संसाधन की बात करें तो प्रतापगढ़ के अंदर लगभग अपने खनिजों के पड़ते हैं कि अपने राजस्थान के अंदर जो हीरे की जो एकमात्र खान है ना, पूरे राजस्थान में हीरे की एक ही खान है। और ये हीरे की एकमात्र जो खान है ये कहां पर है? तो ये मानपुरा केसरपुरा, मानपुरा केसरपुरा, ये दो जगहों के नाम है। तो केसरपुरा मानपुरा बोल दो, मानपुरा केसरपुरा बोल दो, बात एक ही, क्योंकि ये दो अलग अलग जगह है, पास पास में है। यहाँ पर अपने राज्य में हीरे की एकमात्र खान है, सबसे बड़ी खान है प्रतापगढ़ में। सोने का सबसे बड़ा भंडार इसके पास में है। तो सोना और हीरा जो है ना, वो अपने राज्य में पास पास में ही मिलता है। सोना बांसवाड़ा में मिलता है, हीरा प्रतापगढ़ में मिलता है। और प्रतापगढ़ में जो हीरे की फेमस खान है वो मानपुरा केसरपुरा है। ये यहाँ की मुख्य खनिजों की बात हो जाएगा। उसके बाद अगर अपने बात करें यहाँ के मुख्य औद्योगिक परिदृश्य की, तो उद्योगों की बात करें तो भी प्रतापगढ़ जो जिला है ना, यहाँ का हस्तशिल्प उद्योग, जिसमें सबसे मेन यहाँ पर जो थेवा कला उद्योग है, थेवा कला जो उद्योग है, जिसमें प्रतापगढ़ का जो सोनी परिवार है वो काफी अग्रणी स्थान पर है। कल्चर में पढ़ेंगे तो एक तो ये यहाँ का सबसे मेन उद्योग माना जाता है। इसके अलावा यहाँ ग्रामीण अंचल का जो जीवन यापन करने का जो मेन उद्योग है वो यहाँ पर कृषि व पशुपालन है। कृषि व पशुपालन भी यहाँ का एक मुख्य व्यवसाय माना जाता है। और ग्रामीण क्षेत्र में यहाँ पर एक उद्योग और देखने को मिलता है, तरल जो हींग होता है, तरल हींग का जो व्यवसाय है, तरल हींग का जो उद्योग है वो भी अपने राज्य में किस जिले का फेमस है? तो याद रखना वो भी प्रतापगढ़ जिले का फेमस है। एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है कि तरल हींग का जो उद्योग है वो किस जिले से संबंधित है? वो प्रतापगढ़ जिले से संबंधित है। और यहाँ हस्तशिल्प उद्योग, एक थेवा कला जो है,
ये थेवा कला उद्योग भी अपने प्रतापगढ़ जिले का फेमस है। थेवा कला आते ही तो प्रतापगढ़ का नाम सबसे ऊपर आता है। तो वो अपने कल्चर में पढ़ेंगे कि थेवा कला क्या होती है, प्रसिद्ध कलाकार कौन से हैं, अंतरराष्ट्रीय स्तर पर किस अंग्रेज अधिकारी ने इस कला को पहुंचाया था। एक अंग्रेज अधिकारी का भी नाम आता है, अगर आपको कुछ याद आया हो तो वो कल्चर में अपने सारे फैक्ट पढ़ेंगे। तो ये प्रतापगढ़ जिले के मुख्य औद्योगिक है। उसके बाद अपने बात करते हैं प्रतापगढ़ जिले का जो अपवाह तंत्र है, यानी कि यहाँ पर कौन कौन सी नदियां हैं जो प्रतापगढ़ जिले में बहती है। तो प्रतापगढ़ जिले की अगर सबसे प्रमुख नदी अपने बोल सकते हैं, जो अरब सागर का जो अफवाह तंत्र है, अरब सागर का जो अपवाह तंत्र है, इस अपवाह तंत्र की जो नदी है माही नदी, इस नदी का जो बहाव क्षेत्र है वो मुख्य रूप से प्रतापगढ़ जिले में माना जाता है। और माही नदी को मैंने बांसवाड़ा के अंदर आपको पूरा डिटेल में पढ़ा दिया था, तो इसको दोबारा पढ़ने की जरूरत नहीं है। और याद होगा माही नदी का जो बहाव क्षेत्र है, हमने पढ़ा था कि प्रतापगढ़ में क्या कहलाता है, तो प्रतापगढ़ में वो कांठल का क्षेत्र कहलाता है। क्या कहलाता है? कांठल का क्षेत्र कहलाता है प्रतापगढ़ में। और उधर बांसवाड़ा में वो 56 का मैदान कहलाता है। इसके अलावा यहाँ पर माही की कुछ सहायक नदियां भी बहती है, जैसे माही की सहायक नदी ईरू है, एराव है और जाखम है। इन तीनों नदियों का जो उद्गम है ना, वो प्रतापगढ़ से ही होता है। ईरू, एराव और जाखम, ये भी इसी प्रतापगढ़ में बहती है। चलो अपने जाखम के बारे में थोड़ा बहुत मैं आपको बता देता हूँ, थोड़ा बहुत क्या पूरा डिटेल अपने पढ़ दें। जाखम नदी की खास बात क्या है? अब पहली बात हो कि जाखम जो नदी है वो किसकी सहायक नदी है? माही की सहायक। ज्यादा नहीं है, बस 2-3 बातें आपको इसके अंदर याद करनी है। जाखम नदी की जो खास खास बात है कि क्या क्या खास खास बात है, देखिएगा। जाखम नदी का जो उद्गम है वो प्रतापगढ़ जिले की जो छोटी सादड़ी तहसील है, प्रतापगढ़ जिले की छोटी सादड़ी जो तहसील है, उसी तहसील में जो भंवर माता की पहाड़ी है, भंवर माता की जो पहाड़ी है, यहां से जाखम नदी का उद्गम होता है। प्रतापगढ़ जिले की छोटी सादड़ी तहसील में भंवर माता की पहाड़ी से। उसके बाद में प्रतापगढ़ के बाद सलूम्बर होते हुए डूंगरपुर में चली जाती है। और डूंगरपुर में आपको पता है एक धाम आता है बेणेश्वर धाम, डूंगरपुर के अंदर है ना। वहां पर फिर सोम, माही और जाखम, इन तीनों नदियों का त्रिवेणी संगम होता है, जहां पर आदिवासियों का एक बहुत बड़ा मेला भी लगता है माघ पूर्णिमा को, जिसको आदिवासियों का कुंभ या पुष्कर कहा जाता है ना, डूंगरपुर के अंदर अपने पढ़ेंगे। और इसी नदी के ऊपर ऐतिहासिक एक बांध बना हुआ है, जाखम बांध। किस नदी पर? जाखम नदी पर। कौन सा बांध है? जाखम बांध है। तो जाखम जो बांध है वो इसी नदी पर बना हुआ है, प्रतापगढ़ जिले में ऐतिहासिक बांध जाखम बांध है। और ये जो जाखम बांध है, ये प्रतापगढ़ जिले की जो धारियावाड़ तहसील है, धारियावाड़ तहसील है, इसी तहसील का जो अनूपपुरा कस्बा है, अनूपपुरा कस्बा जो है, इसी कस्बे के अंदर ये ऐतिहासिक बांध बना है। कौन सा? जाखम बांध। जिसकी खास बात यह है कि ये अपने राजस्थान का सबसे ऊंचा बांध है। और इस बांध की ऊंचाई सबसे ज्यादा 81 मीटर है। कि राजस्थान का सबसे ऊंचा बांध कौन सा है? तो जाखम बांध है। और जाखम बांध की जो ऊंचाई है वो कितनी है? 81 मीटर है। तो ये जो जाखम बांध है ये इसी नदी पर प्रतापगढ़ की धारियावाड़ तहसील के अनूपपुरा कस्बे के अंदर बना हुआ है। तो जाखम बांध बांध परियोजना का संबंध किस जिले से है? प्रतापगढ़ से है। कौन सी तहसील से? धारियावाड़ तहसील से। कस्बा कौन सा? अनूपपुरा कस्बा है। आप ये बताओ जल भराव क्षमता की दृष्टि से पूरे राजस्थान का सबसे बड़ा बांध कौन सा है? तो भी राणा प्रताप सागर बांध है। पूरे राजस्थान में जल भराव क्षमता का सबसे बड़ा बांध है। अगर हम पश्चिमी राजस्थान की बात करें तो पश्चिमी राजस्थान में जल भराव क्षमता में सबसे बड़ा बांध जवाई बांध है ना। और मिट्टी से निर्मित सबसे बड़ा बांध पांचना बांध है, करौली में बना हुआ है ना। और रंगीन मछलियों के लिए प्रसिद्ध बांध बिसलपुर बांध है।
टोंक में था, वर्तमान केकड़ी जिले में आता है। और ऐसा बांध जिसके सभी दरवाजे खोल देने के बाद उसमें एक बूंद भी पानी शेष नहीं बचता, वो टोरडी सागर बांध है। टोडा रायसिंह टोंक में है टोरडी सागर बांध, जिसके सभी दरवाजे खोल देने के बाद उसमें एक बूंद भी पानी शेष नहीं बचता। तो ये बांधों के कुछ मेन फैक्ट है, जैसे जैसे अपने जिले पढ़ेंगे वैसे वैसे वो चीज ऐड होती जाएगी। तो ये मेन आप जाखम नदी के बारे में याद रखिएगा कि जाखम जो नदी है, और जो ये ईरू और एराव है ना, इनकी कोई विशेषता नहीं है। ईरू और एराव, इन दोनों नदियों का जो उद्गम है वो प्रतापगढ़ जिले से ही होता है। और प्रॉपर जगह का नाम कभी कोई लिखा हुआ मिलता नहीं है, बस यह कि प्रतापगढ़ से निकलकर बांसवाड़ा और प्रतापगढ़ की सीमा पर जाकर ये दोनों अपना पानी माही नदी के अंदर मिला देती है। मेन जाखम के बारे में है कि इसके ऊपर ऐतिहासिक बांध जाखम बांध इसके ऊपर बना हुआ है, तो वो थोड़ा सा याद रखिएगा। और दोनों नदियां प्रतापगढ़ से निकलने के बाद बांसवाड़ा में जाती है और वहां पर जाकर ये अपना पानी जो है वो माही नदी में मिला देती है। इसके अलावा जाखम बांध के अंदर आप एक चीज याद कर सकते हो कि जो जाखम बांध है, इस जाखम बांध का जो निर्माण है, जाखम बांध का जो निर्माण है वो जनजाति उप योजना के अंतर्गत हुआ था। जनजाति जो उप योजना है उसके अंतर्गत यहाँ पर ये अनूपपुरा कस्बे में जाखम बांध बनाया गया था। तो ये यहाँ का अपवा तंत्र है। मेन यहाँ की नदी माही है। माही की सहायक नदी जो मेन जाखम और जाखम बांध है वो भी यहीं पर है। और माही की जो दो अन्य सहायक नदियां ईरू और एराव है वो भी यहाँ से निकलकर बांसवाड़ा में जाकर अपना पानी माही में मिलाती है। तो ये प्रतापगढ़ जिले का अपवा तंत्र हो जाएगा। उसके बाद अगर अपने बात करें कि प्रतापगढ़ जिले की जो मुख्य बांध परियोजना है वो कौन सी है, तो बांध परियोजना की बात करें तो बांध तो भाई यहाँ पर ऐतिहासिक एक ही है जो हमने पढ़ लिया, जाखम बांध है, जो कि अपने राज्य का सबसे ऊंचा बांध है, 81 मीटर ऊंचा है। प्रतापगढ़ की दारियावाद तहसील के अनूपपुरा कस्बे में बना हुआ है। जनजाति उप योजना के अंतर्गत जाखम बांध का निर्माण हुआ था, तो वो वहां का मेन बांध परियोजना हो जाएगी। उसके बाद है प्रतापगढ़ जिले का जो वन्य जीव क्षेत्र है, कि वन्य जीव क्षेत्र में यहाँ पर क्या क्या मेन फैक्ट हो सकते हैं, तो उसके अंदर देखिएगा। वन्य जीव क्षेत्र की बात करें तो प्रतापगढ़ जिले में मुख्य रूप से सीता माता अभ्यारण्य है ना, राजस्थान का फेमस अभ्यारण्य है। इस अभ्यारण्य का जो मुख्य रूप से विस्तार है वो प्रतापगढ़ जिले के अंदर ही है। लेकिन अगर वो आपसे दो जिले पूछे तो ये वाला जो जंगल है ना, ये प्रतापगढ़ और चित्तौड़गढ़ दोनों जिलों में फैला हुआ है, लेकिन मेन ये प्रतापगढ़ के अंदर है जो सीता माता है। लेकिन कई बार ऑप्शन में वो दो दो जिले दे दे, तो ये चित्तौड़गढ़ वाले हिस्से के अंदर भी ये फैला हुआ है सीता माता। मेन इसका विस्तार प्रतापगढ़ के अंदर है। अब देखो सीता माता जो अभ्यारण्य है इसको हमें डिटेल के अंदर अपने याद करें। एग्जाम के नजरिए से आप इसमें ना तीन बातें याद रखना। जैसे अब अगर धार्मिक मान्यता अगर देखी जाए तो कहा जाता है कि ये जंगल माता सीता की कर्मस्थली भी माना जाता है, और भगवान राम के पुत्र लव और कुश की बचपन स्थली भी ये वाला जंगल माना जाता है। अपने एग्जाम के लिहाज से देखते हैं कि मेन मेन चीजें अपने यहाँ पर क्या क्या याद कर सकते हैं, तो उसमें याद रखिएगा। जैसे पहला पॉइंट अपने बना लेते हैं, इस वाले जंगल के जो मेन पर्यटक स्थल के नाम हो सकते हैं वो अपने एक साथ कवर कर लेते हैं। तो पर्यटक स्थल इस वाले जंगल में आप दो याद रखना। एक तो यहाँ पर लव व कुश, ये दो झरने हैं, ठीक है, जो इस वाले जंगल में पर्यटकों का मेन आकर्षण का केंद्र बने हुए हैं। कहा जाता है कि लव और कुश नामक जो दो झरने हैं, इन दोनों का उद्गम एक ही जगह से होता है, लेकिन दोनों झरनों में जैसे ही पानी भूमि को टच करता है तो लव नामक झरने में पानी अपने आप ही गर्म हो जाता है, और कुश नामक झरने में पानी अपने आप ठंडा हो जाता है, जो पर्यटकों के लिए एक बहुत बड़ा आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। इसके अलावा यहाँ पर एक पर्यटक स्थल है लाखिया बाटा, लाखिया बाटा। और लाखिया बाटा जो है ना, एक सीधा सा याद कर लो, ये यहाँ पर एक प्रकार का ना सभ्यता स्थल है, सभ्यता स्थल है,
जो ये एक प्रकार का ये भी पर्यटक स्थल है। तो लाखिया बाटा नामक जो पर्यटक स्थल है वो भी किस उद्यान में आता है, तो वो भी सीता माता में आता है। सीता माता में ये 2 पर्यटक स्थल माने जाते हैं। तो एक तो सीता माता की डिटेल में हमारा पॉइंट बन गया पर्यटक स्थल, 2 चीजें याद कर लो। इसके अलावा दूसरा पॉइंट हो जाएगा सीता माता में देखे जाने वाले प्रमुख जीव कौन कौन से हैं। देखो हमें यहाँ पर 5 नाम याद करने हैं। इस वाले जंगल का सबसे मेन जीव है उड़न गिलहरी। उड़न गिलहरी, जिसके लिए ये जंगल पूरे भारत में फेमस है। कई बार वो क्या करता है, उड़न गिलहरी की जगह पर उड़न छिपकली लिख देता है, तो अगर ये लिख दे तो भी सीता माता है। इसके अलावा यहाँ पर देखा जाने वाला एक फेमस पक्षी है खड़मोर पक्षी, यह भी यहाँ पर देखा जाता है। और यहाँ पर 4 सींग वाला जो हरिण है चौसिंगा, जिसको यहाँ पर बेंडल बोलते हैं, वो भी यहाँ पर देखा जाता है। और यहाँ पर एक जीव है चित्तल जीव, ये जीव भी इस वाले जंगल में देखने को मिलता है। ये 5 नाम याद रखना। जैसे अगर आपको याद हो तो जैसलमेर में हमने जो मरु उद्यान पढ़ा था उसमें भी तो 5 जीव याद किए थे, यहाँ पर भी 5 है। पांचों में यहाँ का सबसे मेन कौन सा है, उड़न गिलहरी है। खड़मोर वैसे सुबंगर तो अजमेर का है, लेकिन खड़मोर सर्वाधिक कहां पर है, तो वो सीता माता प्रतापगढ़ में है। काले हरिण ताल छापर में है। और 4 सींग वाला जो हरिण है ये सीता माता में है, चौसिंगा या बेंडल। और यहाँ पर जब चीतल जीव की संख्या ज्यादा है ना, तो इसीलिए इस वाले जंगल को चीतलों की मातृभूमि के उपनाम से जाना जाता है। चीतलों की मातृभूमि उपनाम किस अभ्यारण्य का है, तो ये सीता माता का है। इसी को चीतलों की मातृभूमि कहा जाता है। अब देखो यहाँ का सबसे मेन जीव कौन सा है, उड़न गिलहरी है। याद रखना इसी उड़न गिलहरी को यहां पर स्थानीय भाषा में मशोवा के नाम से जानते हैं। उड़न गिलहरी को स्थानीय भाषा में क्या बोलते हैं, मशोवा बोलते हैं। तो मशोवा कहाँ का जीव है, सीता माता का जीव है। और अगर बात करें उड़न गिलहरी के वैज्ञानिक नाम की, कि उड़न गिलहरी का जो वैज्ञानिक नाम है वो क्या है, तो इतना सा याद कर लेना कि जो सबसे लंबा नाम होगा ना, वो उड़न गिलहरी का ही वैज्ञानिक नाम होगा, जो सबसे लंबा होगा। जैसे इसका वैज्ञानिक नाम है रेड फ्लाइंग सक्वीरल पेटोरिस्टा एल्बीवेंड्रा, ये इसका वैज्ञानिक नाम है। अब देखो ज्यादा ज्यादा क्या करेगा, ये जो 4-5 शब्द इनका क्रम वो आगे पीछे करके 4 ऑप्शन बना सकता है, सही क्रम होगा वो सही नाम हो जाएगा। तो दिमाग में एक हिंट बना लो, जैसे रेड का मतलब याद हो ही जाएगा, फ्लाई का मतलब है उड़ना, हमें शक है उड़ पाती है कि नहीं उड़ पाती, और उड़ने वाला पैरासूट, अपना काम आसान हो जाएगा। 5 में से 4 शब्दों का क्रम बन ही गया, तो लास्ट वाला अपने आप ही सेट हो गया। रेड फ्लाइंग शक पैरासूट, रेड फ्लाइंग शक पैरासूट उड़न गिलहरी का वैज्ञानिक नाम है। और ये कहाँ का मुख्य जीव है, तो सीता माता प्रतापगढ़ का। और इसी को स्थानीय भाषा में मशोवा बोलते हैं। मोर जो पक्षी है ना, जो अक्सर अपने कई बार घरों में आसपास देखते हैं, तो मोर जो है वो ज्यादा सरिस्का अलवर में है। लेकिन खड़मोर कहाँ पर है, तो वो सीता माता प्रतापगढ़ में है। और मोर कहाँ है, सरिस्का अलवर में है। और चीतल भी है, तो इसको चीतलों की मातृभूमि बोलते हैं। याद रखना चीतलों की चहल पहल बस्सी अभ्यारण्य को कहा जाता है, जो चित्तौड़गढ़ में है। और मातृभूमि सीता माता को कहा जाता है। ठीक है, तो ये 5 प्रकार के जीव हो जाएंगे। इसके बाद तीसरा पॉइंट बना लेना, सीता माता वाले जंगल में पाई जाने वाली जो मुख्य वनस्पतियां हैं, तो 2 नाम याद रखना। एक तो यहां पर राजस्थान में सर्वाधिक सागवान के वृक्ष पाए जाते हैं। याद करो बांसवाड़ा में आपको याद किया था कि सर्वाधिक सागवान के वृक्षों वाला जिला पूछे तो बांसवाड़ा है, और सागवान के वृक्षों वाला अभ्यारण्य पूछे तो सीता माता है।
तो लगभग पेपर में प्रश्न आता है कि उड़न गिलहरी और सागवान के लिए कौन सा अभ्यारण्य प्रसिद्ध है, तो वो सीता माता प्रसिद्ध है। इसके अलावा दूसरा यहां पर देखा जाता है महुआ का वृक्ष। ये उड़न गिलहरी जो है ना, ये महुआ के वृक्ष के ऊपर रहती है, इसी महुआ को ये अपनी शरणस्थली बनाती है। और महुआ का जो वृक्ष है, इसे लगभग अपने जानते हैं कि जो आदिवासी लोग है वो मावड़ी नामक शराब बनाते हैं। तो इसको आदिवासियों का कल्प वृक्ष भी कहा जाता है। महुआ को आदिवासियों का कल्प वृक्ष कहा जाता है। और मावड़ी नामक ये महुआ से क्या बनाते हैं, शराब बनाते हैं। राजस्थान का कल्प वृक्ष खेजड़ी है और आदिवासियों का कल्प वृक्ष महुआ है। तो ये सीता माता में आसान सी 3 बातें आपको याद करनी है। देखिएगा, पर्यटक स्थल में 2 नाम है, लव कुश झरना और लाखिया बाटा। ठीक, 5 जीव है, उड़न गिलहरी, उड़न छिबकली, खड़मोर, चौसिंगा या बेंडल और चीतल। और 2 प्रकार के वन है, सागवान और महुआ। इसके अलावा 2 फैक्ट और इसमें याद रखिएगा कि राजस्थान में सर्वाधिक जैव विविधता किस अभ्यारण्य में पाई जाती है, तो उसका उत्तर होगा सीता माता। और राज्य में सर्वाधिक औषधियां यानी कि जड़ी बूटियां किस अभ्यारण्य से प्राप्त होती है, तो वो भी सीता माता है। यानी कि सबसे ज्यादा जड़ी बूटियां हमारे भारत में तो हिमालय पर्वत पर मिलती है और अपने राजस्थान में सीता माता के जंगलों में मिलती है। और सर्वाधिक जैव विविधता वाला जो अभ्यारण्य है वो भी सीता माता है। और जैव विविधता में दूसरा स्थान मरु उद्यान का है। सबसे ज्यादा जैव विविधता जो है वो सीता माता में पाई जाती है। तो ये सीता माता की मुख्य विशेषताएं हो जाएगी, जो प्रतापगढ़ और चित्तौड़गढ़ 2 जिलों में फैला हुआ है। ठीक है, ये यहाँ का वन्य जीव क्षेत्र हो जाएगा। उसके बाद लास्ट अपने यहाँ पर बात करते हैं इसके ऊर्जा संसाधन के अंदर, कि प्रतापगढ़ जिले में जो ऊर्जा संसाधन के जो फैक्ट है उसमें अपने क्या क्या चीज यहाँ पर याद कर सकते हैं। तो ऊर्जा संसाधन में याद रखो, यहां पर एक तो जल विद्युत परियोजना संचालित होती है और एक यहां पर पवन ऊर्जा परियोजना संचालित होती है। जल विद्युत परियोजना भी है यहाँ पर और पवन ऊर्जा परियोजना भी है। जल विद्युत परियोजना कौन सी है, तो वो भी जाखम बांध वाली है। जाखम जल विद्युत परियोजना किस जिले में है, प्रतापगढ़ में है। पवन ऊर्जा परियोजना कौन सी है, तो यहां पर याद रखो देवगढ़ पवन ऊर्जा परियोजना है। देवगढ़ दूसरी पवन ऊर्जा परियोजना है। कि राज्य की दूसरी पवन ऊर्जा परियोजना कौन सी है, तो देवगढ़ प्रतापगढ़। और ये जो दूसरी पवन ऊर्जा परियोजना है, इस पवन ऊर्जा परियोजना का संचालन शुरू हुआ था 6 मार्च वर्ष 2000 को, जो कि अपने राज्य की दूसरी पवन ऊर्जा परियोजना थी। तो याद रखना कि राजस्थान की प्रथम पवन ऊर्जा परियोजना कौन सी है, दूसरी तो देवगढ़ है, तो प्रथम कहां पर है, तो प्रथम जो पवन ऊर्जा परियोजना है ना, वो अमर सागर जैसलमेर वाली है। अमर सागर जैसलमेर के अंदर राज्य की प्रथम पवन ऊर्जा परियोजना है। और अमर सागर वाली जो पवन ऊर्जा परियोजना है, ये 10 अप्रैल 1999 में शुरू हुई थी। और याद होगा तीसरी पवन बीठड़ी में है, फलोदी में। पहली अमर सागर, दूसरी देवगढ़, तीसरी बीठड़ी। पहली अमर सागर, दूसरी देवगढ़, तीसरी बीठड़ी। तो ऊर्जा की बात करें तो ऊर्जा के अंदर प्रतापगढ़ में 2 प्रकार की परियोजनाएं हैं। यहाँ पर जल विद्युत परियोजना भी है प्रतापगढ़ में, कौन सी, जाखम। और यहाँ पर पवन ऊर्जा परियोजना भी है, कौन सी, देवगढ़, जो कि हमारी दूसरी पवन ऊर्जा परियोजना है, वर्ष 2000 में शुरू हुई थी। चलो आगे देखिए, इसी के अंदर अपने जियोग्राफी के बाद प्रतापगढ़ जिले के जो कला संस्कृति व इतिहास के जो मेन फैक्ट है उनके ऊपर अपने चर्चा कर लेते हैं।
प्रतापगढ़ जिले की कला संस्कृति और इतिहास के जो फैक्ट है आइएगा। प्रतापगढ़ में कंपटीशन एग्जाम में सबसे ज्यादा जो प्रश्न आता है, पहले अपने उसी को ले लेते हैं। थेवा कला। थेवा जो कला है वो किस जिले की प्रसिद्ध है? तो थेवा कला जो है ये प्रतापगढ़ जिले की प्रसिद्ध है। प्रतापगढ़ की फेमस कला का नाम है थेवा कला। जो कांच पर सोने की जड़ाई करने का जो कार्य होता है उसको थेवा कला बोलते हैं। कांच पर थेवा कला बोलते किसको है? तो याद रखना, कांच पर सोने की कढ़ाई करने का जो कार्य है वो कार्य क्या कहलाता है? थेवा कला कहलाता है, जिसमें लगभग ज्यादातर हरे रंग का प्रयोग होता है। इस कला के अंदर जिस रंग का सबसे ज्यादा प्रयोग होता है वो रंग कौन सा है? हरा रंग है। इसमें सबसे ज्यादा हरे रंग का प्रयोग होता है। कांच के ऊपर सोने की नक्काशी की जाती है, सोने की जड़ाई की जाती है ना, सोने की जड़ाई, कढ़ाई नहीं सॉरी जड़ाई, सोने की जड़ाई करने के कार्य को थेवा कला बोलते हैं। ज्यादा इसमें हरे रंग का प्रयोग होता है। अब ये जो थेवा कला है ना, इस थेवा कला के जो प्रवर्तक है, थेवा कला के जो प्रवर्तक है वो नाथूजी सोनी माने जाते हैं। नाथूजी सोनी जो थेवा कला के प्रवर्तक माने जाते हैं। प्रतापगढ़ का जो सोनी परिवार है उस पूरे सोनी परिवार का थेवा कला में बहुत बड़ा उत्कृष्ट योगदान है। और उसी परिवार में एक विशेष नाम आता है महेश जी सोनी। महेश जी सोनी। और महेश जी सोनी ने अपना लगभग पूरा जो जीवन है वो थेवा कला को जो है पूरे विश्व में फेमस करने के लिए अपना पूरा जीवन इसमें लगाया है। और महेश जी सोनी को इस थेवा कला में अपना उत्कृष्ट कार्य करने हेतु भारत सरकार ने इनको पद्मश्री पुरस्कार से भी सम्मानित किया था 2015 में। तो महेश जी सोनी वो कलाकार है जिनको पद्मश्री पुरस्कार से भी सम्मानित किया जा चुका है। और इनको ये पुरस्कार कब मिला था? 2015 के अंदर जो है इनको महेश जी सोनी को पद्मश्री पुरस्कार से भी सम्मानित किया जा चुका है। इसके अलावा जो भारतीय डाक विभाग है उसने थेवा कला के ऊपर एक डाक टिकट भी जारी किया था। और थेवा कला पर जो डाक टिकट है वो कब जारी किया गया था? तो याद रखना वो 2004 के अंदर थेवा कला के ऊपर डाक टिकट भी जारी किया जा चुका है। और थेवा कला कहाँ की प्रसिद्ध है? तो वो प्रतापगढ़ की प्रसिद्ध है। कहा जाता है कि जो थेवा कला है इसको सर्वप्रथम अंतरराष्ट्रीय स्तर पर प्रसिद्धि दिलवाने का जो काम है वो जस्टिन वक्की ने किया था। एक अंग्रेज अधिकारी का नाम आता है जस्टिन वक्की, जो अंग्रेज अधिकारी था जिसने इस थेवा कला को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर ख्याति दिलवाई थी। और थेवा कला के जो प्रवर्तक है वो नाथूजी सोनी है। और महेश जी सोनी का संबंध भी थेवा कला से है, जिनके लिए उनको पद्मश्री पुरस्कार से भी सम्मानित किया जा चुका है 2015 में। और थेवा कला में सर्वाधिक किस रंग का प्रयोग होता है? तो याद रखो हरे रंग का प्रयोग होता है। और थेवा कला कहाँ की प्रसिद्ध है? तो थेवा कला प्रतापगढ़ जिले की फेमस है। तो ये थेवा कला प्रतापगढ़ में जरूर याद रखिएगा। इसके अलावा अन्य अगर अपने बात करें तो प्रतापगढ़ में एक बड़ा फेमस मेला लगता है, सीता माता मेला। सीता माता जो मेला है ये प्रतापगढ़ का फेमस मेला है। और ये सीता माता मेला प्रति वर्ष कब लगता है? तो याद रखना ये मेला ज्येष्ठ अमावस्या को, ज्येष्ठ अमावस्या को प्रतापगढ़ में आयोजित होने वाला फेमस मेला है सीता माता मेला, जो प्रतापगढ़ का फेमस है। कब लगता है? ज्येष्ठ अमावस्या को ये मेला लगता है। इसके अलावा एक नाम आता है, याद रखना, राम रावण मेला। राम रावण मेला। और ये राम रावण जो मेला है ये प्रतापगढ़ जिले में आयोजित होता है। कब आयोजित होता है? याद रखना, चैत्र कृष्ण दशमी को। दोनों एग्जाम के लिए बड़े काम के हैं। सीता माता मेला और राम रावण मेला प्रतापगढ़ में है। सीता माता मेला ज्येष्ठ अमावस्या को और राम रावण मेला जो है वो चैत्र कृष्ण दशमी को। ये दोनों मेले कहाँ के फेमस है? तो दोनों मेले प्रतापगढ़ जिले के फेमस है।
इसके अलावा याद रखना एक स्थापत्य निर्माण का नाम याद रखो, जानागढ़ दुर्ग। जूनागढ़ दुर्ग कहां पर है? बीकानेर में है। और जानागढ़ दुर्ग कहां पर है? तो ये प्रतापगढ़ में है। और प्रतापगढ़ में है कहां पर? तो जो सुहागपुरा तहसील है ना, सुहागपुरा, उसी तहसील में पर्वत है, तो उसी पर्वत को बोलते हैं सुहागपुरा पर्वत। इस पर्वत पर यह जानागढ़ दुर्ग, ऐतिहासिक दुर्ग निर्मित है। गोहिल वंश से संबंधित यह दुर्ग माना जाता है। और इस दुर्ग के अंदर एक दर्शनीय स्थल याद रखना, एक पर्यटक स्थल यहाँ का फेमस है, जिसका नाम मिलता है शाही महल। वैसे तो शाही नाम के महल लगभग प्रत्येक दुर्ग में ही है, कोई वैसे एग्जाम में पूछा जाने वाला फैक्ट है नहीं कि शाही महल, कोई मर्जी दुर्ग पढ़ लो वहां पर शाही शीश महल, शाही महल अपने को मिलेंगे मिलेंगे। तो जूनागढ़ दुर्ग बीकानेर का है, जानागढ़ दुर्ग प्रतापगढ़ का है। और ये जानागढ़ दुर्ग जो प्रतापगढ़ वाला, ये गोहिल वंश के राजाओं से संबंधित है। और बीकानेर में जो जूनागढ़ दुर्ग है वो राठौड़ वंश से संबंधित माना जाता है। तो प्रतापगढ़ में ये जानागढ़ जो दुर्ग है वो भी जरूर याद रखिएगा। इसके अलावा अगर बात करें तो एक मंदिर आता है बीज माता मंदिर, ये भी प्रतापगढ़ जिले में स्थित है। बीज माता मंदिर कहां पर है? तो ये भी प्रतापगढ़ जिले में स्थित है। प्रतापगढ़ के अंदर जो ये मंदिर है, ये जिस जगह पर, उस जगह का नाम है देवगढ़, है ना, जहां पर अपनी दूसरी पवन ऊर्जा परियोजना है, वहीं पर ये बीज माता मंदिर है। और इस बीज माता मंदिर में जो प्रतिवर्ष मेला लगता है, जो चैत्र नवरात्रे होते हैं, चैत्र नवरात्रों में इस मंदिर में प्रतिवर्ष फेमस मेला लगता है। और बीज माता मंदिर देवगढ़ प्रतापगढ़ में है। राम रावण मेला भी प्रतापगढ़ का है। बीज माता मंदिर, बीज माता मेला भी प्रतापगढ़ का है। और बीज माता जो मेला है ये कब लगता है? तो चैत्र नवरात्रों को लगता है। इसके अलावा सीता माता मेला भी प्रतापगढ़ में पड़ा था, ज्येष्ठ अमावस्या को लगता है। इसके अलावा भंवर माता जी का मंदिर, ये भी प्रतापगढ़ जिले में ही है। और ये जिस पहाड़ी पर है उसको भंवर माता पहाड़ी बोलते हैं। प्रतापगढ़ की ये छोटी सादड़ी तहसील में स्थित है। और जिस पहाड़ी पर भंवर माता जी का मंदिर है, उसी पहाड़ी से तो जाखम नदी का उद्गम होता है। ठीक है, तो ये भंवर माता मंदिर भी प्रतापगढ़ की छोटी सादड़ी तहसील में स्थित है। इसके अलावा एक नाम याद रखना, गौतमेश्वर का मेला, ये बड़ा काम का है भाई, गौतमेश्वर का मेला। गौतमेश्वर का मेला ये भी प्रतापगढ़ जिले का फेमस है। और प्रतापगढ़ में ये कहां लगता है? तो ये अरनोद में है, अरनोद, गौतमेश्वर अरनोद के अंदर है। और कहा जाता है कि जो गौतमेश्वर मंदिर है, जो गौतमेश्वर जो स्थान है, ये याद रखना गौतम ऋषि की तपोस्थली माना जाता है। गौतम ऋषि की तपोस्थली भी माना जाता है, अरनोद के अंदर है, जहां पर ऐतिहासिक गौतमेश्वर नाम का मेला लगता है। और ये जो गौतमेश्वर मेला है, ये प्रतापगढ़ में प्रतिवर्ष कब लगता है? तो याद रखना वैशाख पूर्णिमा को, वैशाख पूर्णिमा को। और इसी मेले को याद रखना आदिवासियों का हरिद्वार कहा जाता है, आदिवासियों का, या वो ये भी कह सकता है कांठल। तो कांठल का हरिद्वार या आदिवासियों का हरिद्वार गौतमेश्वर मेले अरनोद को कहा जाता है, जहां पर प्रतिवर्ष वैशाख पूर्णिमा को यहाँ पर ऐतिहासिक जो है वो मेला लगता है। और कहा जाता है कि इस मेले के अंदर जो आदिवासी लोग हैं वो अपने पूर्वजों की दिवगत आत्माओं की जो है उनकी मुक्ति के लिए यहाँ पर उनकी अस्थियों का यहाँ पर विसर्जित करते हैं। तो ये आदिवासियों में बड़ी आस्था का केंद्र है, जो प्रतापगढ़ में प्रति वर्ष जो है वो वैशाख पूर्णिमा को ये मेला आयोजित होता है। इसीलिए इस मेले को आदिवासियों का हरिद्वार भी कहा जाता है कहां पर? अरनोद के अंदर है। तो ये मेन है भाई, इसको थोड़ा ढंग से याद रखना, गौतमेश्वर मेला प्रतापगढ़ में आयोजित होता है।
इसके अलावा एक नाम और याद रखना, दीपनाथ महादेव का मेला। दीपनाथ महादेव का जो मेला है ये भी प्रतापगढ़ में लगता है। और प्रतापगढ़ में ये दीपनाथ मेला उसी दिन लगता है जिस दिन पुष्कर केंद्र मेला लगता है, जिस दिन कोलायत में मेला लगता है कार्तिक पूर्णिमा को। पुष्कर में भी ये इसी दिन मेला लगता है, कोलायत में भी इसी दिन मेला लगता है। और प्रतापगढ़ में जो दीपनाथ महादेव जी का मेला है वो भी कब लगता है, कार्तिक पूर्णिमा को। इसके अलावा एक लगभग अपने सारे जानते हैं काका जी की दरगाह। काका जी की दरगाह कहां पर है, प्रतापगढ़ के अंदर है। अब जो काका जी की दरगाह है ना, एक तो याद रखना ये बोहरा संप्रदाय से संबंधित है। काका जी की जो दरगाह है ये किस संप्रदाय से संबंधित है, तो याद रखो ये दाऊदी बोहरा, यानी कि ये बोहरा संप्रदाय से संबंधित मानी जाती है। और इसी काका जी की दरगाह को कांठल का ताजमहल कहा जाता है। कांठल का ताजमहल काका जी की दरगाह को बोलते हैं। और कांठल की स्वर्ण नगरी छोटी सादड़ी को बोलते हैं। कांठल की स्वर्ण नगरी छोटी सादड़ी है और कांठल का ताजमहल जो है वो काका जी की दरगाह को कहा जाता है। इसके अलावा दो तीन इतिहास के फैक्ट याद रखिएगा। जैसे अपने अगर बात करें प्रतापगढ़ प्रजामंडल की, जो प्रतापगढ़ प्रजामंडल है, तो एक तो प्रतापगढ़ प्रजामंडल का जो गठन है वो कब हुआ था, तो प्रतापगढ़ प्रजामंडल का जो गठन है वो वर्ष 1945 में हुआ था। और इस प्रजामंडल के जो गठन करता थे, चुन्नी चढ़ानी है लाल लाल, प्रताप पे चुन्नी चढ़ानी है लाल लाल, तो चुन्नी लाल और अमृत लाल, चुन्नी लाल व अमृत लाल। अमृत लाल पूरा नाम पाठक है ये। और 1945 के अंदर जो है वो प्रतापगढ़ प्रजामंडल का गठन हुआ था। और गठनकर्ता कौन थे, तो चुन्नी लाल और अमृत लाल थे। इसके अलावा एक दो चीजें और याद रखना, कोई ज्यादा प्रतापगढ़ के अंदर इतिहास के इतने बड़े फैक्ट कोई है नहीं। एक 1857 की क्रांति के समय प्रतापगढ़ का राजा कौन था, तो याद रख लेना दलपत सिंह था। 1857 की क्रांति के समय प्रतापगढ़ का राजा दलपत सिंह था। और राजस्थान के एकीकरण के समय प्रतापगढ़ का जो राजा था वो रावत राम सिंह था। रावत राम सिंह था। और क्रांति के समय दलपत सिंह था। तो ये प्रतापगढ़ जिले के अंदर मुख्य जो कला संस्कृति के जो मेन फैक्ट है वो ये है। मेन क्या इसमें देखो सारे ही आ गए। अब ये मत समझना कि इतना कम थोड़ी है प्रतापगढ़ में, आप पता कर लेना, किताबों में पढ़ लेना, कहीं पर भी प्रतापगढ़ में आपको कला संस्कृति के मेन फैक्ट ये मिलेंगे। थेवा कला है, आप सारे जानते हो, सीता माता, राम रावण, जानागढ़ दुर्ग है, बिजासन माता, भंवर माता, गौतमेश मेला, ये सारे वो फैक्टर जो एग्जाम में प्रतापगढ़ वाले तो है कम लेकिन आते पेपर में सारे ही हैं, है ना। तो एग्जाम के लिए भी है छोटा सा जिला प्रतापगढ़ जीके के लिहाज से, लेकिन सारा का सारा महत्वपूर्ण है। एक एक शब्द का ढंग से रट्टा लगा लेना कि ये चीज है जो प्रतापगढ़ में है। बस ये स्थल प्रतापगढ़ में स्थित है इतना सा याद कर लेना, चाहे उनकी अन्य विशेषता आपको याद हो रही है नहीं हो रही, काम चल जाएगा। बस ये नाम आ जाए तो ये नाम प्रतापगढ़ में इतना अपने को याद रहना चाहिए, ठीक है। तो ये आपका प्रतापगढ़ जिला था। एक बार आप पूरे प्रतापगढ़ को ढंग से पढ़ लीजिएगा। जिला दर्शन वाली पुस्तक आपके पास है, उस पुस्तक में से एक बार पढ़ लो। और आप साथ साथ में नोट्स तो आप सारे बना ही रहे होंगे, तो नोट्स और किताब में जब आप बना रहे हो उसके बाद बुक पढ़ोगे, फिर नोट्स को रिवाइज करोगे, तो कम से कम 3 बार तो पढ़ लोगे। और एक बार सुन भी रहे हो, है ना, और एक बार टेस्ट दे दोगे। तो एक जिले को अगर कम से कम 5 से 6 बार अगर पढ़ लेते हैं तो ऐसा कोई है क्या कि 5-6 बार पढ़ने पर भी याद ना हो, मतलब ही नहीं है, अच्छे से याद हो जाएगा। तो बस मेहनत कीजिए
तैयारी करते रहिए। वैकेंसी सारी आ चुकी है, जो नहीं आई वो आ जाएगी जल्दी, 1-2 महीने के अंदर अंदर, मैं बार बार कह रहा हूँ। तो जितना दम है उतना लगा दीजिए। जो आपका टारगेट है वो टारगेट आज ही अपना फिक्स कर लीजिए कि मुझे रिट में जाना है, फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, जो भी आपका टारगेट है वो फिक्स कीजिए। जीके के अलावा जो उसके सिलेबस में है उस चीज को भी अपना साथ साथ में पढ़ना शुरू कर दीजिए। टाइम बहुत कम है, कम टाइम में हमें बहुत कुछ करना है, और इस वर्ष हमें सरकारी नौकरी लगना है किसी भी हालत में, चाहे कुछ मर्जी हो जाए, बस ये दिमाग में रखिए। ठीक है। तो कल अपने बांसवाड़ा संभाग का लास्ट अपना जिला डूंगरपुर जिला शुरू करेंगे। बांसवाड़ा संभाग में 3 ही जिले हैं। ठीक है। तो तब तक आप प्रतापगढ़ जिले को पढ़ लीजिएगा। कोई भी डाउट है तो वो कमेंट करके आप छोड़ दीजिएगा, मैं अगली क्लास में वो डाउट आपका क्लियर कर दूंगा। ठीक है। तो आप जुड़े रहिए और विश्वास बनाए रखिए, स्वास्थ्य का ध्यान रखिए। सबका बहुत बहुत धन्यवाद भाई। जय हिंद, जय भारत।